नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सेक्टर 56 में करीब 50 मकान तोड़े गए हैं। जिन लोगों के मकान टूटे हैं वो रोते बिलखते नजर आए। लोगों का कहना है कि प्रशासन और सरकार को ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अपने निजी फायदे के लिए अवैध कॉलोनियों को काटते हैं। कार्रवाई को अंजाम दे रहे डीपी विभाग के अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुद्दा उठने के बाद सीएम ने अवैध कॉलोनी को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। हम यहाँ पे हो गया हमें तो मतलब ये फरवरी में हमें 2 साल पूरे हो जाएंगे। मकान हमने जमीन खरीदा था। कितने रुपए में? हमने खरीदा था 15,000 रुपए गज में। 15,000 रुपए गज में। किससे खरीदा था? नरेश चंदीला से। नरेश चंदीला कहाँ रहता है? नरेश चंदीला गोची में रहता है। गोची में रहता है। तो अब ये तोड़फोड़ कार्रवाई क्यों हो रही है? कार्रवाई इसलिए हो रही ना, नरेश चंदीला ना जो जमींदार है ना, उनसे जमीन खरीद रखा था। फिर हमें बेचा था। रह रहा हूँ 1.5 साल से। 1.5 साल से मकान बनाया है? जी बनाया। कितने रुपए में ली थी जमीन? हमने ली थी 6,15,000 रुपए। किससे ली थी? नरेश चंदीला से। अब ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है? अब कल तोड़फोड़ हो, क्या करें, पैसे जो है बाबा जो है डीलर, जो वो जिनके जमींदार है वो रोशन लाल शर्मा, हाँ, इन्होंने से पैसा दे दिया था, कुछ रह रहा था उनका। नरेश चंदीला के पैसे पहुंच गया था। उनका आपस का झगड़ा था, पैसे का लेन देन का। हाँ, आपस का लेन देन का झगड़ा, उसमें हम लोग बीच में पीछे जा रहे हैं, हम गरीब आदमी। कार्रवाई कल भी हुई थी। एक्चुअली ये कुछ ऑक्यूपाइड हाउसेस थे, तो ग्रीवेंस कमेटी का मामला है, तो उसमें ये कहा गया था भी इन मकानों को तोड़ना है। तो अभी कल हमने फिर आए थे तोड़ने के लिए, तो 2-3 मकान तो हमने खाली करके तोड़ दिए थे, लेकिन लोगों ने टाइम मांगा, भी आज सुबह तक का टाइम दे दिया जाए। तो आज सुबह तक का टाइम दे दिया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर दिया, अब उनको तोड़ पता नहीं। ग्रीवेंस कमेटी में आया था मामला, है तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, तो हमारे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों पर सियासत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम उनका साथ देते रहेंगे। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार किसी भी बेटी को न्याय नहीं दिलवा पा रही है, चाहे उस बेटी ने ओलंपिक में मेडल जीता हो या फिर वो साधारण परिवार की बेटी हो। बता दें कि दीपक हुड्डा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत रोहतक पहुंचे थे। इस दौरान वे राज्य सरकार पर भी जमकर बरसे और सवाल पूछा कि अगर बीजेपी सरकार में विकास हुआ है तो बीजेपी ये बताए कि रोहतक में क्या विकास हुआ है। आज हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें विस्तार से अभी आधा पौना घंटा प्रेस वार्ता भी करी। और जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्य यात्रा का हमारा उद्देश्य है कांग्रेस की बात लोगों तक लेके जाना है, जो पूरे प्रदेश में चल रही है। रोहतक में हम अपने शहर के भी निरंतर इस यात्रा को चला रहे हैं। इसमें जब 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब मुझे यहाँ से जनप्रतिनिधि का अवसर मिला था, उस समय जितना हो सका था विकास कार्य रोहतक शहर का और लोकसभा क्षेत्र का कराने का हम लोगों ने प्रयास किया था। हम सवाल पूछ रहे हैं कि अभी मौजूदा सरकार ने, जो मौजूदा सांसद हैं। बुलेटिन में बात पश्चिमी चंपारण की भी कर लेते हैं, जहां लोगों ने चंदा इकट्ठा करके पुल बनाया है। नरकटियागंज में रखी और बैरिया के बीच मनियारी नदी पर बने इस चचरी पुल पर आवागमन शुरू हो गया है। बता दें कि ग्रामीण हर साल चंदा इकट्ठा करके पुल बनाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में पुल टूटने की वजह से बैरिया गांव का पंचायत मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है और उन्हें लंबी दूरी तय कर पंचायत कार्यालय जाना पड़ता है। बता दें कि उस चचरी पुल के बनने के बाद करीब 1 दर्जन गांव के लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी और अब प्रखंड मुख्यालय आने जाने के लिए महज 10 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी पड़ेगी। के प्रतिनिधियों को मैं स्वागत करता हूं कि आप इस सुदूर इलाके में आप स्वयं घूम घूम के देख रहे हैं और समस्याओं को आप दिखा रहे हैं। यह अति आवश्यक पोखरिया त्रिलोकवा मार्ग में यह RWD का पिच रोड है, जिसमें बैरिया और रखई के बीच में मनियारी नदी का पुल है। इस इतना इम्पोर्टेंट पुल है कि इस पुल के नहीं रहने के वजह से पूरा 4 गांव इधर और प्रखंड मुख्यालय नरकटियागंज तथा आप उत्तर साइड में जाइएगा तो 6 पंचायत
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए करोड़ों की लागत से मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। उन्होंने व्यवस्थाओं के साथ साफ सफाई रखने का भी निर्देश दिया था, लेकिन मिनी सेक्रेटेरिएट में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। वॉशरूम कूड़ा घर बना हुआ है और छत पर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। कंपाउंड के अंदर महिलाओं के लिए एक ही टॉयलेट बनाया गया है, जिसमें भी स्टाफ की महिलाओं ने ताला लगा रखा है, जिससे महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डिंग के अंदर पानी की टोंटी तो लगी हुई है, लेकिन किसी में भी पानी नहीं आता है। जब मामले को लेकर एसडीएम त्रिलोकचंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी ना होने से सफाई नहीं हो पा रही है। जल्द ही सफाई कर्मचारी को भर्ती करके व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। भाई साहब, मैं आज अपने काम से यहाँ आया हूँ तहसील में। 2 घंटे से बैठा हूँ, ना तो कहीं पीने के पानी की कोई व्यवस्था देगी और ना यहाँ के कोई शौचालय में साफ सफाई। आदमी जाएगा घस खा के गिर जाएगा। ये आगे से पोत रखी है, साफ सुथरी दिखा रखी है, करोड़ों रुपए के पैसे लग गए इसमें। और ये जितनी जनता है रजिस्ट्री के लिए खड़ी हजारों की संख्या में, इनके बैठने तक की तो व्यवस्था यहाँ है नहीं। जो आदमी आज यहाँ आया है वो सरकार को कम से कम लाख रुपए रेवेन्यू दे के जाएगा रजिस्ट्री का, और उसके बैठने के लिए इन पे 500 रुपए की कुर्सियां, लोहे की बेंच भी नहीं लगाई गई। और जहाँ कहीं देखो कूड़ा ही कूड़ा है चारों तरफ। सामने से एंट्री करी तो जहाँ बड़े अधिकारी बैठ रहे हैं वहाँ तो गमले और पोछा और बिल्कुल चकाचक, और जहाँ आम जनता काम कराने आ रही है वहाँ उनके बैठने तक के लिए जगह नहीं है। इस प्रकार की तो ये व्यवस्थाएं। और बाकी जहाँ जिस कोने पे हम खड़े हैं भैया, यहाँ तो कूड़ा ही कूड़ा चारों तरफ। हाँ, अभी आपने बताया है, 2 दिन पहले भी हमने ये देखा था, क्योंकि बाथरूम की थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे पास पहले 2 ही स्वीपर थे, अभी एक स्वीपर बेचारा बीमार हो गया तो एक है, उसी से काम चला रहे हैं। तो अभी आपने बताया पीछे गंदगी है, तो मैंने नगर निगम को बोल दिया एक बार वो सारे को सफाई करवाएंगे। तो एक ही स्वीपर है। बुलेटिन में बात गरियाबंद की, जहां शिक्षाकर्मी चयन के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया था। अब मामले को लेकर सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे 11 शिक्षाकर्मियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि दोषियों ने शिक्षाकर्मी भर्ती के दौरान बीएड, डीएड के फर्जी प्रमाण पत्र लगाए थे, जिसकी शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण कुमार ने मैनपुर थाने में दर्ज कराई थी। और अब मामले को लेकर सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। रोहतक पुलिस की साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पूर्व सैनिक से 17 लाख की ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 लाख कैश, 8 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से की गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी एक बीमा पॉलिसी ऑनलाइन बेचने का काम करते थे। कंपनी के पास मौजूद आंकड़ों से ये पॉलिसी धारकों को जाल में फंसाने का काम करते थे, लेकिन अब तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये एक धर्मवीर नाम का व्यक्ति था, एक सर्विसमैन है। ये हमारे पास कंप्लेन लेके आया था कि उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे 17 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है। इसके साथ 2019 में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी कि भाई आपकी एक अच्छी पॉलिसी कर देंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसने स्टार्टिंग में पॉलिसियां करवाई, 2 पॉलिसियां करवाई। 2 पॉलिसी के बाद फिर किसी का कॉल आता, अनजान आदमी का, जो किसी इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी अपने आप को बताता है कि भैया आपकी पॉलिसियां ठीक नहीं हुई है, मैं आपको नई पॉलिसियां दूंगा और उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस तरह कर करके 2022 तक इसके साथ कुल 17 लाख रुपए की पॉलिसी और उससे एवज में कैश डलवा लिया गया। तो जब उनके सबके फोन नंबर, इनके बातचीत होनी बंद होगी, फोन बंद हुए, तभी हमारे पास कंप्लेंट लेके आया था। तो उसके ऊपर हमने केस दर्ज करके अपने एएसआई। मोतिहारी में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल डीईओ ऑफिस के बाहर 5 सूत्री मांगों को लेकर गेस्ट टीचर्स ने प्रदर्शन किया। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि एमएस कोशी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर 4 महीने पहले रखा था, लेकिन अभी तक एजेंसी ने उन्हें 1 महीने का भी भुगतान नहीं किया है। अब जब वे स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अब उनके लिए जगह नहीं है। इतना ही नहीं, गेस्ट टीचर्स ने एजेंसी पर कागजात जांच के नाम पर 1-1 हजार रुपए की वसूली करने का भी आरोप लगाया है। गरियाबंद से हैरान करने वाली खबर है। एक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। आरोप महिला के देवर पर लगा है। मामला छुरा थाना इलाके के करचवाली गांव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हेम नारायण निषाद का भाभी शत्रुपा निषाद के साथ किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने घर में रखी कुल्हाड़ी से भाभी पर
ताबड़तोड़ हमले कर दिए। जब महिला जान बचाने के लिए भागी तो आरोपी ने पीछे से गर्दन पर भी वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी देवर हेमनारायण निषाद को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। ग्राम करचाली के शत्रुपा निषाद की हत्या होने की सूचना हमें मिली थी, जिसपे हम ग्राम करचाली आए हैं और इनका देवर हेमनारायण निषाद जो है उसके द्वारा कुल्हाड़ी से वार करके इसकी हत्या कर दी गई है। कल इनके बीच में किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव बना हुआ था और आज शाम को खेत से आने के बाद में उसने उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य पहलू क्या था, क्या विवाद का क्या कारण था, उस पर अभी हमारी जांच चल रही है। और अभी आरा से मारपीट की खबर है। मामला टाउन थाना इलाके के बिजली रोड का है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल युवकों की पहचान मछुआ टोला के रहने वाले मोहम्मद मुकद्दर आलम और मोहम्मद दिलशाद के रूप में हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो फिर कैसे तुमको मारा? बस हम बहुत सब निकले बाहर, हम बहुत निकले बाहर अपना। हाँ तो हमको जब तंग काम ले गए 14-15 खा तो। अच्छा, उनका बाबू का दुकान है मोड़ पे। नए साल को लेकर यमुनानगर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस ने नाके और गश्त बढ़ा दिए हैं ताकि हुड़दंगियों पर नजर रखी जा सके। एसपी गंगाराम पूनिया ने कहा कि नए साल के मौके पर हुड़दंग मचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई आवारागर्दी करता है तो मामले की जानकारी डायल 112 या फिर नजदीकी पुलिस थाने में जरूर दें ताकि पुलिस कार्रवाई कर सके। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी यमुनानगर वासियों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और समाज में एक शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए कटिबद्ध है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो भी कैपेबिलिटीज है उनको अच्छे ढंग से बढ़ाएं ताकि जनहित में और बेहतर ढंग से काम किया जा सके। आने वाले नए वर्ष को लोग ढंग से उल्लास से मना सके, लेकिन किसी प्रकार की आवारागर्दी या हुड़दंगबाजी का माहौल देखने को ना मिले जिससे लोग असुरक्षित भी महसूस करें। तो इसको लेकर के हमने व्यापक और पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। उस दिन 31 दिसंबर शाम से लेकर के अगले दिन तक पुलिस की ड्यूटी जगह जगह तैनात रहेगी, चाहे वो नाके के रूप में हो या गश्त के रूप में हो या पैदल गश्त के तौर पर। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सड़कों पर माहौल खराब करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फेस्टिव सीजन है ये, जिसमें क्रिसमस भी आ गई, शहीदों के बलिदान भी आ गए और नया साल भी आ गया। मेरी इस पूरे सीज़न के लिए और नए साल के लिए सभी ज़िलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि फेस्टिव सीज़न है तो लोग सेलिब्रेट करने के लिए तरह तरह के आयोजन करते हैं, जहां भीड़ भाड़ भी रहती है। अभी कोरोना फिर से चल निकला है, जैसे आप हर रोज़ देखते होंगे खबरों में। ऑल्दो इसकी फैटेलिटी का अभी ऐसा कोई आया नहीं है, परंतु आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।